हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आज है 28 जुलाई। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन हमारा मिसाइल्स के बारे में है और शुरुआत करते हैं पहले। विंडेमन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है इजराइल। विंडेमन इजराइल द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये एक मिसाइल है और अगर और प्रिसाइजली हम बात करें तो ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। एयर टू सरफेस मिसाइल, अगर आप इसको हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन से लॉन्च करेंगे तो जमीन में रखे टारगेट को कुछ इस प्रकार से डैमेज करेगा। ये डेवलप किया गया है IAI द्वारा, यानी कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। मिसाइल्स अगर आप ज़्यादा पॉपुलर टर्म्स में देखेंगे तो दो ही तरीके की मिसाइल होती हैं। एक होती है क्रूज, एक होती है बैलिस्टिक। और भी क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में हम थोड़ा सा भी जानेंगे। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्रूज मिसाइल्स अगर आप इसको यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं तो ये ऊपर जाएगी, उसके बाद ये स्ट्रेट यानी कि सीधी रेखा में रहेगी, उसके बाद जाके जमीन पे टारगेट पर जाके नष्ट कर देगी। इसमें GPS लगे होते हैं, सारे नेविगेशन सिस्टम लगे होते हैं, तो इस प्रकार से कार्य करती है। और अगर हम वहीं बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से जाएगी और इसमें जो नेविगेशन सिस्टम्स होता है, प्रपोल्सन सिस्टम होता है, वो सिर्फ यहीं तक काम करता है, मिड रास्ते तक काम करता है। उसके बाद सारे इंजन बंद हो जाते हैं और ये टारगेट पर जाके उसको नष्ट कर देती है। सबसे बड़ा डिफरेंस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स में है कि इसमें रॉकेट्स सिर्फ आधे रास्ते तक ही काम करते हैं, उसके बाद रॉकेट काम करना बंद कर देते हैं और ये फ्री फॉल होता है, यानी कि मुक्त रूप से गिरती है। जबकि क्रूज मिसाइल्स में क्या होता है कि ये पूरा यहाँ तक जाएगी, उसके बाद पूरे रास्ते से लेके जब तक वो टारगेट को हिट नहीं कर देगी तब तक उसमें इंजन्स एक्टिव रहेंगे। एक और क्लासिफिकेशन है मिसाइल्स का, एक है सबसोनिक, एक है सुपरसोनिक, एक है हाइपरसोनिक। सबसोनिक मिसाइल्स बेसिकली ध्वनि से कम स्पीड में चलती हैं। सुपरसोनिक मिसाइल ध्वनि से कई ज़्यादा स्पीड में ज़्यादा चलती हैं और हाइपरसोनिक की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। इनकी स्पीड 5 मार्क से भी ज़्यादा होती है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि GSGK में क्वेश्चन स्टैटिक में बहुत बार पूछा गया है। सुपरसोनिक की स्पीड 2 से 3 मार्क के बीच लगभग रहती है। और अगर आप इसी की बात करें तो अपने यहाँ पे इस समय है, उसका नाम है ब्रह्मोस, जो कि इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर है। ब्रह्मोस की स्पीड करीब 2 से 2.8 मार्क के आसपास होती है और इसकी जो रेंज है 290 किलोमीटर है। तो इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक भी ले जाया जा सकता है। ब्रह्मोस 2 शब्दों से बना है, जैसे कि पता है हमें। एक ब्रह्मपुत्रा जो नदी हमारे भारत में बहती है और एक है मोस्कवा नदी जो कि रशिया में बहती है। अगर ब्रह्मोस की बात करें तो फिलीपींस एक ऐसा मात्र देश है जिसको ब्रह्मोस मिसाइल अभी तक बेची गई है, सप्लाई की गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसको पहले हम जानेंगे। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स अंडमान सी के पास में है, बेसिकली बे ऑफ बंगाल के पास में है। और ये नियुक्त हुए हैं HS धालीवाल। DGP जो कि सबसे सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर होता है किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का, तो इसके DGP बने हैं HS धालीवाल। अंडमान निकोबार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ही स्ट्रेटजिक लोकेशन है भारत की इस आइलैंड में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे शिपमेंट पास होते हैं। एक मैरीटाइम रूट है, उसके साथ साथ भारत की एक स्ट्रेटजिक पोजीशन को मेंटेन करता है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स 2 प्रकार से बटे हुए हैं। ऊपर अंडमान आइलैंड्स है, नीचे निकोबार आइलैंड्स है। और इन दोनों को जो सेपरेट करता है वो है 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ पे एक बारन आइलैंड पाया जाता है जो कि पूरे भारतीय महाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक ही एक्टिव वोल्केनो है। यहाँ पे एक समुद्री जीव पाया जाता है जिसका नाम है डुगोंग। डुगोंग इसको बोलते हैं कि जेंटल सी काऊ बोलते हैं और ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का स्टेट एनिमल है। यहीं पे एक ट्राइब पाई जाती है, उसको बोलते हैं जरावा ट्राइब। ये सबसे पुरानी ट्राइब है। इसके बाद यहाँ पे सेंटिनलीज पाए जाते हैं। ये वो ट्राइब है जो ह्यूमन कंटेंट में अभी नहीं आई है, हमेशा से ये आइसोलेटेड रही है। और इस समय जो गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स के, वो हैं देवेंद्र कुमार जोशी। अंडमान और निकोबार आइलैंड से एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पे एक ही मात्र ट्राई सर्विसेज कमांड है, यानी कि यहाँ पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कोऑर्डिनेशन में काम करती है। एक तरह से आप मान लें कि थिएटराइजेशन हो चुका है इस क्षेत्र का। थिएटराइजेशन का मतलब ये होता है कि एक खास क्षेत्र में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलके एक ज्वाइंट रूप से कार्य करें। वो पहले से डिजाइन किए जाते हैं इस प्रकार से कि आप इस क्षेत्र में माहिर हैं। अभी भी तीनों सेनाएं कोहेसिव रूप से काम करती हैं, लेकिन थिएटराइजेशन का थोड़ा सा और डीपर स्टेट है, एक डीपर लेवल है। तो इस प्रकार से आप भी जान के रखें कि पहला और ट्राई सर्विसेज कमांड भारत का अंडमान और निकोबार आइलैंड से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कारगिल समीक्षा कमेटी की सिफारिश नहीं है? अभी हमने कारगिल की 25वीं एनिवर्सरी मनाई और हमारे वीर शहीदों को सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ विजय दिवस के रूप में इसको मनाते हैं क्योंकि भारत की जीत हुई थी पाकिस्तान पे। और इस युद्ध के बाद कुछ कमिटीज के रिकमेंडेशन किए गए थे
जो कमियां खामियां हुई थी उसको दूर करने के लिए। तो इस कमेटी का हिस्सा एनएसजी नहीं है। एनएसजी बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है, ये अलग ही चीज़ है। लेकिन इसमें दो चीज़ें बनाई गई जो कि कारगिल रिव्यू कमेटी का हिस्सा थी। वो थी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि डीआईए, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बेसिकली एक टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो ये कारगिल रिव्यू कमेटी के तहत बनाई गई थी। एशियाई आपदा तैयारी केंद्र यानी कि एडीपीसी की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो ये देश है इंडिया। ये बेसिकली एक ऑटोनोमस बॉडी है और पूरे एशिया पैसिफिक में जो डिजास्टर्स होते हैं उनसे निपटने के लिए बनाई गई है। ये इसका अभी जो चेयरमैन थे पहले वो थे 2023 और 24 के थे, वो चाइना था। लेकिन भारत ने जो भी कमान संभाली है 2024 और 25 की अध्यक्षता इसकी करेगा एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत और किस देश ने हाल ही में रणनीतिक प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल शुरू की है? टीएसआई मीन्स स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव, टीएसआई। तो ये है यूनाइटेड किंगडम। टीएसआई के अंदर बहुत सी सारे डाइवर्स फील्ड हैं, बहुत सारे डाइवर्स क्षेत्र हैं जिसमें भारत और यूके मिलकर कार्य करेंगे। कुछ के नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सेमीकंडक्टर हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गई। ये आपको बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, लेकिन अगर ये चीजें आप सुनेंगे तो आपको एक ब्रॉडर पिक्चर समझ में आएगी और चीजें थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएंगी। देशों के बारे में आप ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। और जो इनिशिएटिव है इसको लुक आफ्टर करेंगे दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स। यूके के जो इस समय पीएम बने हैं उनका नाम है केयर स्टारमर। इसके साथ साथ एक बात और याद रखें कि राचल रीव्स जो वहां की फाइनेंस मिनिस्टर बनी है, ये यूके की पहली बार कोई विमेन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इसको भी याद रखेंगे आप। और इस समय जो गवर्नमेंट है यूके में वो है लेबर पार्टी की। सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 जुलाई को। सीआरपीएफ जैसा कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, ये भारत में 7 सीएपीएफ है यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बोलते हैं। उसी के अंदर में 7 एजेंसियां होती हैं, उसमें से सीआरपीएफ एक है। सातों के मैं आपको नाम बता दे रहा हूं। एक हो गई सीआईएसएफ, एक हो गई सीआरपीएफ, ये 2 हो गई। इसके बाद आती है एसएस आईटीबीपी, बीएसएफ, एक हो गई आसाम राइफल्स और एक हमारी हो गई एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एसएसबी इस समय भूटान और नेपाल की सीमा पर तैनात है। आईटीबीपी भारत और तिब्बत सीमा पर तैनात है। बीएसएफ पाकिस्तान सीमा पर तैनात है। आसाम राइफल्स हो गई और एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो गई। सीआईएसएफ का कार्य होता है कि ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन जैसे कि एयरपोर्ट हो गए या फिर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गई, एनटीपीसी का प्लांट हो गया, तो उनकी सुरक्षा करता है। या सीआरपीएफ जो कि आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जहां पे जरूरत पड़ती है ये उनको वहां पे तैनात किया जाता है, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है। और सारे सीएपीएफ हमारे होम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। अब आते हैं हम सीआरपीएफ के बारे में फिर से। सीआरपीएफ जैसे कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है और इसकी स्थापना हमारी की गई थी एग्जैक्टली इसी के दिन यानी कि 27 जुलाई को। 27 जुलाई 1939 में की गई थी, लेकिन ये उस समय ब्रिटिश राज था। जब इसका नाम रखा गया था वो था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस और इसका नाम बदल के सीआरपीएफ कर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी वियंटिना में। वियंटिना एक शहर है, बेसिकली लाओस देश का शहर है, ये साउथ ईस्ट एशिया का देश है। ये 57वीं मीटिंग थी आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स की। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की चर्चाएं की गई और आसियान जैसा कि पता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। इसमें 10 देश शामिल हैं। ये इन्हीं 10 देशों का एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है और इसका जो मुख्यालय है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को, ताकि इसकी अवेयरनेस फैला सकें और लोगों को जागरूक कर सकें और हेपेटाइटिस से लड़ने में एक सक्षम रूप से एकजुट होकर इसकी लड़ाई लड़ सकें। हाल ही में कौन सा देश मार्कोसुर समूह में शामिल हुआ है? तो ये देश बना है बोलीविया। बोलीविया बेसिकली एक दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका का देश है और ये मर्कोसुर ग्रुप में अभी शामिल हुआ है। मर्कोसुर ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिकली ये व्यापार का एक ट्रेड ग्रुप है। ट्रेड ग्रुप है और उसमें जो देश शामिल होते हैं वो फ्री ट्रेड यानी कि मुक्त व्यापार से आपस में हिस्सेदारी कर पाएंगे। तो बोलीविया इस देश को ज्वाइन करने वाला बन चुका है। इससे पब्लिक मूवमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। पहला सांस्कृतिक संपत्ति समझौता यानी कि फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किस देश द्वारा साइन किया गया? तो इंडिया और अमेरिका द्वारा साइन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। और इसका उद्देश्य यह है कि जो अवैध रूप से, इलिसिट रूप से जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जैसे कि पुरानी धातुएं हो गई या फिर पुराने मूर्तियां हो गई जो विदेशों में ले जाती हैं, खासकर अमेरिका में जो ले जाई जाएंगी, उनको वापस कर दिया जाएगा। साथ साथ अगर
एक देश से दूसरे देश यानी कि इंडिया वाली प्रॉपर्टी अगर यूएस के पास है या यूएस वाली प्रॉपर्टी इंडिया के पास है तो वो आर्टिफैक्ट्स को एक दूसरे को वापस कर देंगे। तो ये कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया गया है यूएस और इंडिया के बीच में। अगला क्वेश्चन हमारा है पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या है, यानी कि मस्कोट क्या है अगर अंग्रेजी में कहें तो इसका मस्कोट है, याद रखिएगा टॉम एंड जेरी बिल्कुल नहीं है, इसका मस्कोट है फ्राइगिस। और मस्कोट बेसिकली जो शुभांकर होते हैं इनका उद्देश्य होता है कि यह स्थानीय कल्चर को रिप्रेजेंट करें, उसके इतिहास। भारत से इस समय 117 कॉन्टिजेंट जो पेरिस ओलंपिक्स के लिए रवाना हुआ है और इसको याद रखें कि भारत से जो फ्लैग बेरर थे वो हैं पीवी सिंधु और शरत कमाल। और ओलंपिक का जो टार्च है वो भारत से कैरी करेंगे, उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं शूटिंग चैंपियनशिप में बहुत पहले ओलंपिक्स में, तो इनको याद रखेंगे। ये टॉर्च बेरर है अभिनव बिंद्रा, फ्लैग बेरर हैं पीवी सिंधु और शरत कमाल। टोटल जो एथलीट्स हैं वो 10,500 हैं इसमें ओलंपिक्स में, और इसमें सबसे ज्यादा जो एथलीट्स पाए गए हैं वो अमेरिका से हैं, 593 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंपेयर टू इंडिया 117 लोग। इसका मोटो जरूर याद रखेंगे, इसका मोटो है गेम्स वाइड ओपन, और इसमें कई स्पोर्ट्स शामिल किए गए हैं जो नए हैं। एक है ब्रेकिंग, दूसरा है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, तीसरा है स्केटबोर्डिंग और चौथा है सर्फिंग, इसको भी याद रखेंगे। अगला ओलंपिक्स जो 2024 में चाल जोड़ने पर 2028 आता है, हर 4 साल में आयोजित किया जाता है, वो होगा LA लॉस एंजल्स में। और इससे खास बात इसकी ये है कि इसमें क्रिकेट पहली बार शामिल हो रहा है और ऐसा उम्मीद है कि T20 क्रिकेट ही खेला जाएगा इसमें। 2028 में 4 जोड़ने पे 2032 प्राप्त हो रहा है और 2032 की जो मेजबानी करने वाला शहर है वो है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का शहर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस अफ्रीकी देश की साइटों ने यूनेस्को ने विश्व विरासत टैग प्राप्त हुआ है? तो ये है साउथ अफ्रीका की साइट्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नेल्सन मंडेला की लोकेशन है, वहां पे उसको शामिल किया गया है। ये वो साइट्स है, वो क्षेत्र है जो नेल्सन मंडेला की जो लड़ाई थी, स्ट्रगल थी ह्यूमन राइट्स को लेके, ये उनके लिए इसको सम्मानित किया गया है और इनको वर्ल्ड हेरिटेज समिट में शामिल किया गया है। 46वीं वर्ल्ड हेरिटेज समिट न्यू दिल्ली में हुई थी, दिल्ली में हुई थी। और भारत के पास टोटल 42 साइट्स थी, लेकिन अभी एक और साइट जोड़ी गई है, इसी समिट के बाद जोड़ी गई है, वो है मोइदाम्स बेसिकली एक बरियल है, कब्रगाह है, और ये अहोम डायनेस्टी यानी कि अहोम किंगडम जो बहुत पहले था ये उसी के समय की है। अहोम किंगडम से हमेशा याद रखेंगे कि ये आसाम से जुड़ी हुई है। तो भारत में इस समय 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुकी हैं और 46वीं समिट हुई थी इंडिया में, और भारत ने अभी $1 बिलियन अमेरिकी इसको अनुदान दिया है ताकि विश्व धरोहर साइट्स की प्रोटेक्शन कर सके और मेंटेन कर पाए। साउथ अफ्रीका से एक बात और याद रखेंगे कि अभी इसने क्लाइमेट चेंज को लेकर एक बहुत ही अहम फैसला लिया है और इसने लॉन्च किया है फर्स्ट स्वीपिंग क्लाइमेट चेंज लॉ। तो ये भी याद रखेंगे, ये उससे जुड़ा हुआ है, COP29 से जुड़ा हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29, जो बेसिकली अभी बाकू शहर में होगा अजरबैजान में। अगर आपको उससे अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को कम से कम सीखना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो 3 मिनट सीरीज में कवर करती है। इसमें स्टेट कैपिटल रीजन हो गया, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो गया, या फिर चेन्नई से व्लादिवोस्तोक का जो लिंक है उसको जोड़ने के लिए हमने एक डाल रखा वीडियो। इसके साथ साथ अगर आप पूरे दिन मुझसे करंट अफेयर्स सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर यानी कि X से फॉलो कर सकते हैं, C_Interceptor। यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स पोस्ट किए जाते हैं पूरे दिन भर। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कोई डाउट या फीडबैक हो तो जरूर शेयर करें कमेंट्स में, मैं आपको उसको आंसर करूंगा, फीडबैक कॉम्प्लीमेंट करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।